अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश भी होंगे और तमाम तर परेशानियों से दूर जाने के हवाले से जो हम आपको रेमेडीज़ बता रहे होते हैं या फिर ख़ुद को रिलैक्स करने के हवाले से जो हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे होते हैं, उसके ऊपर भी ज़रूर जो अमल दरामद है वो करते होंगे, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं। जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर आते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उनका सल्यूशन होता है, उनके ऊपर डिस्कशन होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती है, हमारे लिए होती है, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। परेशानियाँ, टेंशन्स, मुसीबतें, ये सारी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। इनसे कभी भी ना हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी आ जाती है ना, तो उस पर भी मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि किसी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया है ये छोटी परेशानी देकर। तो हाँ, हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं। मतलब मैं भी ऐसे ही हूँ। ये हमारी इंसानी फितरत ऐसी है कि छोटी सी परेशानी भी आ जाती है ना, तो हम घबरा जाते हैं, हम दिल छोटा कर लेते हैं, दिल छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं हमारे हाथ में रहेगा, अब हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ऐसा ही होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। ये सेम फिनोमेना है सबके लिए, लेकिन नहीं होना चाहिए। मैं भी अपने आप को ये कहती रहती हूँ कि अगर परेशानी आ जाए ना, तो हमें उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि शायद, क्योंकि अल्लाह की जो करनी है ना, अल्लाह के जो काम है वो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ़ उसकी तदाबीर को देख सकते हैं कि जो वो हमारे लिए कर रहा होता है। हमें बाद में उसका इदराक होता है या हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जनाब वो जो फ़लाँ टाइम पर पिछली दफ़ा हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई थी या हमारा कोई फ़ैसला चेंज हुआ था ना, वो इस वजह से हुआ था कि उसका जो इम्पैक्ट था लेटर ऑन बहुत गलत होने वाला था। वो फ़ैसला जो अगर हम तब वैसा ले लेते तो शायद आज हम उस जगह पर ना होते। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता जा रहा है जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी कोई मसला नहीं है इसके अंदर भी। अब तो इतनी जिद्दत आती जा रही है कि एक्सपर्ट्स आपके पास मौजूद है, आप हेल्प सीख कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं जाकर, ताकि अच्छे तरीके से ज़िंदगी जी सके। तो ये आज का जनाब छोटा सा पैगाम था मेरा आपके लिए कि हम सारे अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें इन परेशानियों से निकल कर। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं आजकल के ट्रेंड्स के हवाले से, क्योंकि आजकल सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोगों को इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे होते हैं और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे ना बहुत सारी रील्स हम देख रहे होते हैं जिनमें स्किन केयर के हवाले से भी होता है। और कोरियन स्किन केयर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें बताया जाता है जी आपकी साफ़ शफाफ चमकदार ना स्किन है, हर कोई इसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि क्या महंगी प्रोडक्ट्स और जो पार्लर्स हैं, उनके ट्रीटमेंट्स हैं, क्लिनिक्स के ट्रीटमेंट्स हैं, उनके बगैर घर पर हम कम चीज़ों से ऐसी स्किन हासिल कर सकते हैं? इस हवाले से एक नया और ट्रेंडी स्किन केयर तरीका हमने देखा है सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हुए, स्किन साइकिलिंग, जिसको दुनिया भर में बड़ा मकबूल कह रहे हैं कि ये हो रहा है। अब ये कहा जाता है कि सिर्फ चंद प्रोडक्ट्स के साथ आप सही तरीके से रूटीन अपनाने से घर पर बैठे अपनी स्किन को बेहतर और चमकदार बना सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कोरियन ग्लास स्किन और स्किन साइकिलिंग क्या होती है और वाकई क्या हम कोरियन ग्लास स्किन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कितनी सच्चाई है जो हमें सोशल मीडिया पर नज़र आ रही होती है। तो उस पर बात करते हैं। डॉक्टर मरियम मंजूर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मरियम, आपको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मरियम, कोरियन ग्लास स्किन, सबसे पहले तो बताइए कि हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हम जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, हमारी स्किन कोरियन ग्लास स्किन हो सकती है या नहीं हो सकती है? सबसे पहले तो ये मिथ हमारी जो है ना, इसको बताएं।
थैंक यू, आपने ना खुद ही आधा जवाब दे दिया और मेरे लिए आसानी भी कर दी है कि मैं समझा सकूं। देखिए हमारा रीजन अलग है, हाँ, हमारी जीन्स अलग हैं, हाँ, हमारी डाइट, हमारा वेदर, आबो हवा जिसे कहते हैं आमतौर पे, और हमारे पैटर्न जो हैं वो डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू कोरियन रीजन। ठीक है, तो आप अपनी कोरियन, आप ये नहीं कह सकते कि कोरियन ग्लास स्किन आप यहाँ अचीव कर लेंगे। हाँ, अपनी स्किन को बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। और उस बेहतर करने के लिए हम आज बात करेंगे एक स्किन साइक्लिंग पे भी, और कोरियन ग्लास स्किन जो ये ट्रेंड्स होते हैं कि क्या ये वाकई ही सही है या हाइप्ड हैं, तो मैं इसमें से आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि दे आर मोर हाइप्ड। ओके, मतलब इसमें एज सच कोई वो नहीं है। और जिस तरह हम देख रहे होते हैं ना रील्स पे, ओ माय गॉड इनकी तो इतनी खूबसूरत स्किन है, मतलब उनकी तो 50-50 साल की ख़वातीन, 60-60 70-70 साल की ख़वातीन, उनकी ऐसे खिंची हुई स्किन है और ख़ूबसूरत ग्लास स्किन जिसको कह रहे हैं वो लिटरली उनकी होती है। लेकिन वो अलग है, उनकी जीन्स अलग है, ये बहुत मैटर करता है। हम लोग क्या करते हैं, वो जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, जो प्रमोट कर रहे होते हैं, हम जाके महंगी प्रोडक्ट्स लेकर आ जाते हैं और हमें लगता है कि हम भी वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। क्या हम अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, उसकी कंडीशन बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सेम नहीं हो सकते बिकॉज उनका रीजन डिफरेंट है। ठीक है, नंबर 2, आप देखिए उनका फूड जो वो खाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं होता, वो बहुत सादा फूड यूजुअली बॉइल्ड और गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होती रहती है। और आपको पता है ना कि वार्म वाटर पीने से मेटाबॉलिज्म भी बेहतर रहता है, तो आपकी साइकिल जो डाइजेशन का साइकिल होता है वो भी बेहतर रहता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे पीने के आती हैं ठंडा पानी और बहुत ज़्यादा सोडा ड्रिंक्स, और जिसमें शुगरी एलिमेंट्स ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का शुगर कॉन्टेंट ज़्यादा और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा, और उसकी वजह से जारी बात है स्किन पर भी असर पड़ता है। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहूँगी। और दूसरा ये कि देखिए वहाँ पे अगर आप कभी कोरियन स्किन के एक्चुअल उनके कोरियन जो प्रोसीजर्स की वीडियो होती है वो आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो 1 सिटिंग के अंदर वो 4 से 5 प्रोसीजर लेते हैं, जबकि हम यहाँ पे 4 से 5 प्रोडक्ट्स लगा के सोचते हैं कि हम वैसे हो जाएंगे। तो प्रोसीजर और एक सीरम दोनों बराबर नहीं हो सकते। ओके, ठीक है, तो मतलब हर ट्रेंड आपके लिए नहीं होता, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो आप ट्रेंड देख रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। तो चलेंगे फिर, जो स्किन साइक्लिंग का आजकल हम सुन रहे हैं फिनोमेना है, हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये क्या है, स्किन साइक्लिंग क्या है? अच्छा देखिए, स्किन का साइकिल होता है, स्किन थोड़े दिनों बाद रिप्लेस होती है खुद ही नेचुरली तरीके से। ठीक है, अगर आपकी स्किन या आपकी बॉडी अच्छी है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स आप लेते हैं, डाइट अच्छी है, स्ट्रेस कम लेते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है आपका, ठीक है, जिसमें रोज़ाना वॉक भी है, और जो है आप वाटर इनटेक भी बेहतर रखते हैं, ठीक है, फ्रूट्स खाते हैं, सारी बैलेंस डाइट एक लेते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली स्किन बेहतर हो जाती है। ठीक है, नंबर 2 मैं आपको कहूँगी कि अब एक और बहुत मेजर डिफरेंस जो कोरिया और पाकिस्तानी स्किन का है वो ये कि वहाँ पे वो कोई 300-500 रुपये वाली क्रीम्स नहीं मिलती जो कि आप लगा के 4 से 5 दिन में यंग हो जाते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल प्रोसीजर्स या केयर पे तवज्जो देते हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट ढूंढते हैं। ठीक है, तो उससे हम बिल्कुल बाज रहें, और अगर उससे आपकी डैमेज स्किन है तो आप स्किन साइक्लिंग प्लीज़ ना करें। ठीक है, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपकी स्किन पतली है तो उसको एक्सफोलिएट वो नहीं कर सकती उस तरह से। ठीक है, या आप उस पर जब भी, क्योंकि जो स्किन साइक्लिंग है इसके 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप होता है एक्सफोलिएशन का। ठीक है, एक्सफोलिएशन में आपने किसी भी ग्लाइकोलिक स्टेप्स पे बात करते हैं, लेकिन ये बताएं कि किस किस को करनी चाहिए। मतलब अब जैसे 4 किस्म की हमें स्किन टाइप्स नज़र आती हैं ना, सेंसिटिव है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, फिर हमारे पास ऑयली स्किन आ जाती है। अब इन चारों में से किन को स्किन साइक्लिंग की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो इसके स्टेप्स हैं उसके ऊपर आते हैं। देखिए, आप सब लोग कर सकते हैं अनलेस कि आपकी स्किन डैमेज या सेंसिटिव या कभी क्रीमें लगाने से पतली ना हो। डैमेज का थोड़ा बता दें कि डैमेज किस तरह हो सकती है। डैमेज आपको ये पता चल, जब अक्सर खवातीन आती हैं कंप्लेन करती हैं कि हमारा चेहरा सुर्ख हो जाता है, इसमें से हीट निकलती है, पसीना आता है, या गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, चेहरे पे वेन्स रगें बन जाती हैं। ठीक है, या बाल आ गए हैं। ठीक है, या अगर हम वो क्रीम ना लगाएं तो हमें एक्नी होना शुरू हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि आप उस क्रीम पे डिपेंडेंट हैं, या वो क्रीम में ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किन को हार्म पहुँचा रही हैं। ठीक है, तो उनसे सबसे पहले अवॉइड करें और स्किन बैरियर को बेहतर करें। स्किन बैरियर को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप उसमें अगर आप घर पे यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर जो इंग्रेडिएंट है वो ग्लिसरीन होता है, जो कि इजीली अवेलेबल है। अच्छा। और आप इसको हर तरह की स्किन लाइक ऑयली कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, ड्राई, डैमेज स्किन पे लगा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट वो जो ग्लिसरीन मिलती है, ग्लिसरीन लेनी है और जस्ट 2 to 3 ड्रॉप आपने पूरे फेस पे फेस वॉश करके आपने लगा लेना है। जस्ट
एज अ मॉइस्चराइजर एंड बैरियर रिपेयर। अच्छा, मतलब इसको मॉर्निंग में लगाना है या नाइट में आप लगाना इसको है? किसी भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली नाइट टाइम लगाएं तो एक बेहतर बैरियर प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो नहीं होगा कि जिनको ऑयल और ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वो और ज़्यादा उनका पिंपल्स और वो होना शुरू हो जाए? अच्छा, इसमें ये है कि बिल्कुल इतना लगा, कोई किसी भी प्रोडक्ट की इतनी मिकदार लगानी है जो कि आपके सरफेस एरिया को कवर, फेस को कवर कर ले। ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा मिकदार में लेके कि वो आपको डबल ट्रिपल लेयर लग जाए। तो इतना लगाना है जितना रिक्वायरमेंट है जस्ट, ठीक है, और उसे ड्राई कर लेना है। मतलब ये एज अ मॉइस्चराइजर है एंड बैरियर रिपेयर भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बैरियर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स लगाकर, तो आप ग्लिसरीन लगाना शुरू कर दें, आपका बैरियर रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। और सीड जो ये स्किन साइक्लिंग है आप कह रही हैं कोई भी कर सकता है, बट जिनका डैमेज हुआ है वो थोड़ा सा अवॉइड करें, पहले अपना डैमेज रिपेयर करें उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, फिर अच्छा अब मैं इसके स्टेप्स एक दफ़ा बता दूं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली इसमें क्या होता है। एक होता है फर्स्ट डे पे आपने एक्सफोलिएशन करनी है, ठीक है। एक्सफोलिएशन के नेक्स्ट डे हम रेटिनॉल अप्लाई करते हैं या रेटिनॉइड बेस्ड ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन एक्सफोलिएट हुई होती है उस पर पेनिट्रेशन बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ड्राई एंड डैमेज थिन स्किन है तो आप ये दोनों स्टेप ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैंने कहा कि बैरियर रिपेयर पे पहले तवज्जो दें। अपना बैरियर रिपेयर करने के बाद आप ये स्टेप्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सफोलिएशन के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नंबर 2, या फिर हम जेलिक एसिड का भी चूँकि हमारे यहाँ इजीली मिल जाता है, ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड ऑलरेडी बहुत सेंसिटाइज स्किन है हमारे यहाँ पे, तो मैं वो कहूँगी कि वो ज़्यादातर लोग ना करें। अच्छा, एजेलिक एसिड आपने किसके लिए बोला है? एक्सफोलिएशन के तौर पे ही हम, क्योंकि लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या वो कर सकते हैं, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, थोड़ी रीजनेबल प्राइस में हमारे यहाँ मिल जाता है, तो दैट्स व्हाई आप उससे भी एज एन एक्सफोलिएंट काम ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं हमारे। ये फर्स्ट स्टेप है ना, ये 3 इंग्रेडिएंट हैं जिनसे हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड नाइट जो आती है आपकी वो होती है रेटिनॉल की, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ इंग्रेडिएंट बेहतर हो जाती है एक्सफोलिएशन के बाद, तो आप रेटिनॉल अप्लाई करते हैं तो इफेक्ट जल्दी आता है। चलिए, रेटिनॉल के बाद कौन सा स्टेप है उस पर बात करते हैं। हमें एक कॉलर है, उन्होंने ज्वाइन किया है, नूर अहमद साहब हैं, उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहबा? डॉक्टर साहिबा भी ठीक हैं, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक। मैम वो पूछना था, जो फिश खा के ऊपर से दूध पी लेते हैं और उनकी स्किन का मसला बनता है, उसका क्या मेडिसिन है कुछ या नहीं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नूर अहमद साहब। फिश खा के जो दूध पीते हैं ना, अच्छा ये एक मिथ है मुझे लगता है। ये मिथ है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। और इसके बाद जो इसके बाद कॉमनली ये कहा जाता है कि फुलबेरी हो जाती है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फुलबेरी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि अपने इम्यून सेल बॉडी के वीक होने की वजह से होती है। जैसे डायबिटीज़ में इम्यून सेल वीक होते हैं तो शुगर का मसला हो जाता है, तो इसमें इम्यून सेल वीक होते हैं तो आपकी रंगत के जो पिगमेंट सेल, जो पिगमेंट जो कि रंगत बनाते हैं, वो सेल ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ धब्बे पड़ जाते हैं सफ़ेद रंग के, और हम उसे बर्स या फिर फुलबेरी का मर्ज भी कहते हैं। मतलब अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बहुत से लोगों को कोई ईचिंग होना शुरू हो जाती है, कोई ऐसा होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए क्या वो कर सकते हैं? अच्छा, अब ये है कि जब आपकी अगर स्किन पे ये बन रहे हैं तो इसमें हमें देखना होता है कि क्या इसके साथ कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे। इसके साथ यूजुअली थायराइड का इशू बहुत ज़्यादा होता है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सो फुलबेरी के लिए क्या करना होता है कि इसमें आपने ज़रूर अपने करीबी डर्माटोलॉजिस्ट या अस्पताल में बहुत अच्छे अब आजकल हर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, आप कहीं पर भी जाके चेकअप करवा सकते हैं, और इसमें कुछ स्टेप्स, कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि आप लगाएं तो ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है। मतलब वैसे तो ये ऐसा नहीं होती है चीज़, एक्सपर्ट्स हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ मिथ्स ही हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि एक ऐसी किस्म की है फिश जिसके ऊपर अगर आप पिए तो कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, बट आई थिंक सो साइंटिफिकली हमें प्रूवन ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। चलिए जी, अपने बैक टू द टॉपिक आते हैं कि हम स्किन साइक्लिंग के हवाले से बात करते हैं। रेटिनॉल सेकंड स्टेप हमारा हो गया, थर्ड स्टेप क्या है? अच्छा, थर्ड स्टेप में आपने बैरियर रिपेयर करना है, मॉइस्चराइज एंड मॉइस्चराइज, ठीक है। अगर आपकी नॉर्मल या ऑयली स्किन है तो आप 1 to 2 डे मॉइस्चराइज कर लें, ठीक है। और अगर आपकी ड्राई डैमेज थिन स्किन है तो आप जो आपकी ये मॉइस्चराइज़र के डेज हैं इनको बढ़ा दें,
स्किन को 3 से 4 पे ले जाएं, सो वही बैरियर रिपेयर अगेन आ जाएगा, क्योंकि 3rd and 4th डे पे आपने स्किन को हील होने के लिए टाइम देना है। और अगर आप नेक्स्ट टाइम जैसे आपकी एक्सफोलिएशन की नाइट आ गई लेकिन आप फील करते हैं कि मेरी स्किन अभी ड्राई खिंची हुई या सूख हो रही है, तो आप बैरियर रिपेयर यानी मॉइस्चराइजर ही लगाएं, आप दोबारा से एक्सफोलिएंट पर ना जाएं। सिर्फ अपनी रूटीन ठीक कर लें, आप अपनी बाकी चीज़ें एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि अंडरलाइन कॉज क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर मरियम मंजूर हमारे साथ मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच कि आप आई इस पर बात किए। और जनाब कुछ हालिया सैलाब के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि अब सैलाब गुजर चुका है, अभी भी ख़तरा टला नहीं है, लेकिन उसकी जो तबाहकारियाँ हैं उसकी रिपोर्ट जो है ना वो अब हमारे सामने आती जा रही हैं। बताया ये जा रहा है कि जो हालिया सैलाब है ना उससे 15 से 20 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। दूसरा ये कि पिछले साल 4 अरब डॉलर्स का जो चावल है वो बरामद किया गया था। इस साल इसमें कमी आएगी क्योंकि ये सैलाब की सूरत हाल हमारे सामने है, सारी फसलें ख़राब हो गई हैं हमारी। बारिशों और सैलाब के बायस कपास, मकई और कमाद की फसलों की पैदावार में भी कमी आएगी। जानवरों का चारा भी किसानों के लिए बड़ा मसला बन सकता है। तो पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है, किसानों की किस तरह दाद रसी की जा रही है, किस तरह की इमदाद की जा रही है, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए फ़ारूक तारिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। किसान रहनुमा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं किसान राब्ता कमेटी के। फ़ारूक साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ़ारूक साहब आप जनरल सेक्रेटरी हैं किसान राब्ता कमेटी के, और अभी जो सूरत हाल पिछले हफ्ते देखी है, ख़तरा अभी भी मंडला रहा है, अभी भी ख़तरा कम नहीं हुआ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बैक टू द लाइफ ख़ुद भी आ सकें और वो लोग जो कि मुतासर हुए हैं इस चीज़ से उनको भी लेकर आया जा सके। तो क्या कहेंगे कि ये जो हालिया सैलाब आया है इससे कितने लोग मुतासर हुए, ख़ासतौर पर किसानों की अगर बात कर ली जाए, कितने किसान मुतासर हुए और उनकी फसलें मुतासर हुई हैं? ये पंजाब की तारीख़ का सबसे बदतरीन सैलाब है, और शायद पहले कह रहे थे शायद 1988 के बाद ये सबसे बड़ा सैलाब है, लेकिन अब 1988 को भी क्रॉस किया है। मैंने 1988 के सैलाब में भी हमने रिलीफ कैंप्स लगाए थे शादरा में, जहाँ सारा पानी आ गया था। मैं कल टोबा टेक सिंह, खानेवाल, शोरकोट इन अजला में गया था, और जो आप कह रहे हैं ना कि गुजर रहा है, नहीं गुजरा नहीं, अभी टू अर्ली टू से, बहुत बड़े पैमाने पर पानी इस वक्त हर तरफ खड़ा है और मज़ीद बढ़ रहा है। हेड सदनाई पे बढ़ रहा है। तो कहे भी खतरा टला नहीं है। नहीं, खतरा तो बढ़ रहा है अभी। हाँ जी, दोबारा से रावी में जो है ना वो पानी की सतह बुलंद हो रही है। टलने की बात अभी कुछ लेट है, अभी तो और बढ़ रहा है खतरा। और बढ़ा है। और इस वक्त तक जो है वो 4 मिलियन अफराद जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं। ओह माय गॉड। ये गवर्नमेंट के अपने अदाद शुमार हैं, और 2400 पहले देहात कह रहे थे, कल इन्होंने बताया कि 4000 देहात पंजाब के ज़ेरे आब हैं इस वक्त। और हमने कल जो जंग में देखा तो पानी जो है ना अभी भी यहाँ तक था लोगों के, और कोई आप ये खुद विटनेस करके आए हैं? जी मैं खुद विटनेस करके आया हूँ कल। और हमने वहाँ पे कुछ लोगों के साथ रिलीफ का काम भी किया है। ठीक है। तो पंजाब हुकूमत के प्रोपोगंडा बहुत ज़्यादा है, काम बहुत कम नज़र आता है हमें, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने इतने कैंप लगा दिए। कैंप लगाए हुए हैं दूर दूर स्कूलों में जहाँ लोग नहीं जा सकते, कैंप लगाए ना जहाँ पे लोग मौजूद हैं। अच्छा। सड़कों पे मौजूद हैं, जहाँ भी थोड़ी सी ऊंची जगह मिलती है। अच्छा। वहाँ पे तो कैंप एट द राइट प्लेस नहीं है। अच्छा। दूसरा बेशुमार जगह पे कैंप पहुँचे ही नहीं। अच्छा। तो हम जब सुनते हैं ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो हमें हमारी 30 तंजीमें हैं किसान राब्ता कमेटी की मेंबर। ठीक है। हमें वो इतला करती रहती हैं कि क्या हुआ है। चिश्तियाँ से हमें इतला की कि कोई बंदा नहीं पहुंचा वहाँ पे। कसूर से हमें इतला आई कि वहाँ के कुछ देहातों में थोड़ा सा काम हुआ, ज़्यादा काम नहीं हुआ। ठीक है। कमालिया से ये सूरत हाल है कि भट्ठा मजदूर सारे बाहर बैठे हुए हैं और किसान भी उनके साथ बैठे हुए हैं। किसानों का जितना इस अरसे में नुकसान हुआ है ना, इतना शायद 2022 के सैलाब में सिंध के किसानों का नहीं हुआ था जितना पंजाब के किसानों का हो गया। ये एक्चुअली नुकसान में 2022 को भी क्रॉस कर रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि
जो पंजाब हुकूमत की पॉलिसियाँ थी, ज़रूरी पॉलिसियाँ पिछले जी, अरसे में, जी। उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो थी ना फसलों की जी। वो ख़त्म कर दी थी। अच्छा। 3900 रुपया गंदम खरीदनी थी, जी। इन्होंने नहीं खरीदी, वो 1800 ओपन कर दी गई। ओपन कर दी गई, 1800 2000 2200 में बिकी। ठीक है। और जब भी किसान के पास फसल होती है तो कीमत गिर जाती गिर है, जाती है, हाँ जब जी। वो आड़ती के पास और कीमत बढ़ जाती है। उनकी तो कीमत बढ़ जाती है। तो ये एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है। रियासत को यकीनी बनाना चाहिए कि किसान जब फसल लगा रहा है उसे यकीन हो कि 2 माह बाद जब मैं काटूंगा या 4 माह बाद मुझे ये पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके मुताबिक वो इन्वेस्टमेंट करे। तो ये एक बड़ी नुकसान हुआ पिछले अरसे में। पिछले अरसे में 8.5% गंदम कम हुई इस साल, 30% कपास कम हुई है इस साल। और ये पंजाब की तारीख में एक नया स्याह बाब है कि पंजाब जो फीड करता था अब इंपोर्ट कर रहा है। खुद चीनी कफील था जो कफील था वो खुद सिर्फ कफील नहीं था, वो देता भी था, दूसरों दूसरों को को, देता। सारा हाँ। अफगानिस्तान पंजाब के सर पे चल रहा था, सिंध में भी बहुत सारी जगह, बलूचिस्तान में जा जी, रहा जी। था, केपी में जा रहा था। तो ये हम खुश थे कि ये बड़ी फसलें हो रही। लेकिन अब पंजाब उल्ट हो गया है, अब इंपोर्ट की जा रही है। ये पहले चीनी बाहर बेच देते हैं और बाद में फिर और import ये कहते हैं जी 132 से आगे नहीं कीमत जाएगी। और हम गारंटी करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम गारंटी करते हैं ठीक ये है। कीमत आगे नहीं जाएगी। तो आज देखें चीनी 200 रुपये तक पहुंची हुई है। तो ये रियासत का कंट्रोल ही ख़त्म हो गया है प्राइस के ऊपर। नहीं, जो है। लेकिन अच्छा काम कर रही है। अभी भी हमने देखा है पंजाब हुकूमत एक्टिवली सारी चीज़ों को टेकअप कर अखबारों में, रही है। मीडिया में बहुत अच्छा है। सैलाब की सूरत हाल खुद जाके दौरे किए जा रहे हैं, विटनेस किए जा रही हैं चीज़ें, हम इसको इमदादी welcome- कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। तो आप तो कह रहे हैं प्रोपोगंडा हो रहा है। नहीं, हम वेलकम करते हैं मरीम नवाज़ के दौरों को। हम वेलकम करते हैं पंजाब की हुकूमत जो कहती थोड़ा बहुत जो कर रही है, लेकिन इनसफिशेंट है, टाइमली नहीं है। अच्छा। और मुख्तलिफ जगह ये पहुँचे ही नहीं। अच्छा। जिस लेवल पे नुकसान हुआ ना उसका ये अभी अंदाज़ा ही नहीं कर रहे। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ज़रूरी बहरान आने वाला है। गंदम से लेकर, चावल से लेकर, चीनी से लेकर बहुत सारी फसलें जो है ना, कमाद वगैरह, वो बहुत कम होंगी इस दफ़ा। और इन्हें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, प्राइसेस बड़ी बढ़ेंगी। किसानों को अभी तो सैलाब चल रहा है, अभी तो रिलीफ का इमीडिएट काम है। 2 काम होने की ज़रूरत ठीक है। है। एक इमीडिएट रिलीफ है और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अच्छा। हम कहते हैं कि ज़राअत का महकमा इनके पास मौजूद है, बड़ा अच्छा महकमा है। वो असेस करे किसानों को इस सैलाब से होने वाले नुकसान का, जब ज़रा पानी नीचे उतर जाए। जी जी। एक तो देखें शहरों में नुकसान हुआ है, हम उस पर बड़ा हमें अफसोस है कि रूडा जैसा एक प्रोजेक्ट बना दिया गया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। दरियाओं का रास्ता रोकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने वहाँ पे किसानों के जलसे किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीनें ये बेड है, रिवर बेड है, जी। और ये लाहौर को बचाने के लिए रिवर बेड है। लेकिन वहाँ अगर आप हाउसिंग सोसाइटी बना देंगे तो उसका रिज़ल्ट वही होगा जो पार्क व्यू सोसाइटी में एक हिस्से का हुआ है। हम और ये जो थीम बाकी सारी निजी सोसाइटीज़ बाकी हैं। सोसाइटीज़ में तो हम ये कहते हैं कि पॉलिसीज़ ठीक करें, दरियाओं के रास्ते साफ़ करें, हाउसिंग सोसाइटियाँ ना बनाएं, किसानों को असिस्ट करें कि वो जिस तरह इस वक्त जो है ना, एक ये भी कहा जा रहा है ये भारत ने पानी छोड़ दिया, मौसम ख़राब हो गया है, दोनों तरफ ख़राब है। उधर भी बड़ा नुकसान हुआ है, इधर भी बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान और भारत को पानी के मसले पर मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। ये आपको लगता है कि पहले कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए थे सैलाब से पहले? सूरत हाल का इदराक अगर हो गया था और इन्वायरमेंटलिस्ट भी, माहिर माहौलियात भी इस चीज़ को बड़ा केटर कर रहे थे कि जनाब ये हर साल इससे बदतर होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, तो कुछ पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए थे हमें? एब्सोल्युटली। और डिबेट हो रही थी और ये कहा गया था इस साल मानसून बहुत बुरा होगा। अच्छा, मैंने जो है ना वो काफ़ी सारे जो हैं वो अटेंड किए हुए हैं। कॉप 27 मैंने अटेंड किया शर्म शेख में। वहाँ हमने लॉस एंड डैमेज की बात की, रेपरेशन की बात की। हमने कहा जो पाकिस्तान का नुकसान है वो अमीर ममालिक पूरा करें, और ये जो अमीर ममालिक इस वक्त ज़िम्मेदार हैं माहौल को ख़राब करने के, तो हम सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं कहते, नहीं कह सकते, हम कहते हैं इंटरनेशनली 10 अरब का वादा किया बिलावल भुट्टो से आलमी ये अमीर मुल्कों ने। ठीक है। 2 अरब आया, और वो सिर्फ 2 अरब जो है वो सिंध के अंदर जो 21 लाख
कमरा बना के दे रहे हैं, मकान नहीं। मैंने अभी 5 दिन सिंध का विज़िट किया था, एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन था, उसमें आमद राफ़ी आलम साहब थे, तहसीन साहब थे। हमने साउथ एशिया फॉर ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से 5 दिन 5 अजला का विज़िट किया अभी 3 माह पहले, और उसमें हमें पता चला कि 2022 के सैलाब ज़दगान से भी जो वादे हुए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए, और अब ये नया 2025 का सैलाब पंजाब ने काफ़ी देर हो गई थी इस किस्म का कोई आफत का सामना नहीं किया, डिजास्टर का। अब इन्हें तैयार होना पड़ेगा। और जो प्रायोरिटीज़ हैं, हम ये कहते हैं रूडा टाइप स्कीमें बंद करें, ठीक है, दरिया को दरिया रहने दें। दरिया ने एक दिन आना होता है, अपनी जगह लेनी होती है, वो उसने ले लेता है अपनी वो जगह। और अपनी हमने ले देख लेता है। लिया है कि किस तरह दरिया अपनी जगह लेकर गया है, और उसने बताया है कि मैं कभी अपनी जगह छोड़ता नहीं हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो किसानों के हवाले से हम थे कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है, और आने वाले दिनों में इस नुकसान की वजह से मज़ीद क्या क्या बहरान जो है ना वो पैदा हो सकते हैं। तो इसके ऊपर फ़ारूक तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, किसान रहनुमा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं किसान राब्ता कमेटी के। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और आपने किसानों की रहनुमाई फरमाई है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मज़ीद भी हम बात कर लेते हैं इस सैलाब की सूरत हाल के हवाले से, और आने वाले दिनों में हमें किस तरह के फ़ैसले लेने चाहिए। डैम्स की जिस तरह हम बात कर रहे थे कि डैम्स बनाना अशद ज़रूरत है, लेकिन बहुत बड़े बड़े डैम्स नहीं, छोटे छोटे डैम्स बनाना, वाटर रिजर्वेशन के लिए हमें चीज़ें करने की ज़रूरत है। जिस तरह नया नहरी निज़ाम की बात हुई है, उसके ऊपर क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है, क्या वो वक्त की अहम ज़रूरत है, या फिर हमें जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको ही बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इन तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं। और जिस तरह कल एक ख़बर हमारे सामने आई थी कि लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, कल की ख़बर है। तो इसमें क्या कर सकते हैं अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए, उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, तो इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ हबीबुल हक साहब मौजूद हैं, एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हैं, एक्स चीफ इंजीनियर हैं, LDA से इनका ताल्लुक़ था। हबीब साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। हबीब साहब, मैं भी ठीक ठाक हूँ। हबीब साहब, ये जो मुतवक्के बारिशें हैं, कल से भी एक जो सिलसिला है ख़त्म हुआ है, अभी नया स्पेल भी आ जाना है ये इस हफ्ते के एंड पर, तो बताया जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। 72 घंटों का कल हमें टाइम दिया गया था, उसमें से 24 घंटे तो गुजर चुके हैं। तो अर्बन फ्लडिंग के लिए क्या करना चाहिए हमें? हम डैम्स की बातें सुन रहे हैं कि नए डैम्स बनाने चाहिए, नया नहरी निज़ाम शायद हमें नया करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? आप एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए जो पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है हमारे पास इलाक़ाई तौर पर या हमारी नेबरहुड में, उसको हम इस्तेमाल करें। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे उसमें पास? पहली पॉसिबिलिटी, जैसे कि ये इल्ज़ाम लग रहा है कि हमारा पड़ोसी भारत भी पानी छोड़ रहा है, तो मैं समझा हमारे पास इर्सा का एक माहिदा मौजूद है। हम उसकी रोशनी में इंटरनेशनल फोरम्स को, फॉराई को, उनको कंपेल करें कि उसको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके आएँ। इफ़ एट ऑल अगर हम समझते हैं कि, मैं समझता हूँ कि अगर इस बात में ये भी दुरुस्त है कि उन्होंने पानी को छोड़ा है, तो उसने बड़ी कामयाबी के, देखिए वो दुश्मन है, मुखालिफ है, उसने बड़ी कामयाबी के साथ अपना एक्सेस वाटर जो है ना वो उसमें ट्रांसफॉर्म करके उधर भी नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं, इसमें बात दुरुस्त है। मतलब दोनों साइडों से चीज़ें आ रही हैं ना। मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ की बात की कि अगर ये बात दुरुस्त है जी। अदरवाइज़ देखा जाए जो जितना पानी उसने स्टोर कर लिया है, ये उसके पास है, हाँ। अगर खुदा न खास्ता वो भी छोड़ देता तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता फ्लड। तो सबसे पहली तो बात यह है, अपस्ट्रीम में हम अपने पड़ोसी के साथ अपने मामलात ख़ास तौर पर जो ये दुरुस्त करें। चले, एक ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है कि अगर भारत से अगर पानी आ रहा है तो उसको किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं, उनके साथ किस तरह बातचीत की जा सकती है। हमारे करने वाले काम क्या हैं, हम किस तरह इन तमाम तर सिचुएशन को जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं? क्या नया नहरी निज़ाम अशद ज़रूरत है इस वक्त की?
देखिए जी, मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करूँगा ये डिज़ास्टर्स को। एक तो अर्बन है, फ्लडिंग है, एक दूसरी है रिवर्स की। तो इस सिलसिले में देखें, अब पिछले 30-40 साल का आप स्पेंडिंग देख लें तो मैं समझता हूँ अननेसेसरली जो अर्बन रोड्स हैं, शहरों के अंदर स्ट्रीट्स हैं, उनको रिपीटडली बार बार 2-3 साल के बाद बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च कर रहे हैं। और मैं समझता अगर प्लानिंग के साथ इसको खर्च करें और रोड्स की मेंटेनेंस करें तो हम काफ़ी सारा ये स्पेंडिंग बचा सकते हैं। और इस स्पेंडिंग का सिर्फ 10% अगर हम स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पे लगा दें, अर्बन एरियाज़ पे कंजर्वेशन पे लगा दें, तो मैं कहता हूँ कि हम बड़ी इफ़ेक्टिवली भी हम बारिशों को राहतों का सामान बना सकते हैं। देखिए, दुनिया के दीगर ममालिक जिसमें तकरीबन 15, 20 और 10 गुना ज़्यादा बारिशें हमारे लाहौर या यहाँ पाकिस्तान से होती हैं, उन्होंने ऐसी मैनेजमेंट की है कि वहाँ पानी नहीं खड़ा होता। और ये नहीं कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे एशिया में है इंडोनेशिया, मलेशिया, इसी तरह साउदर्न अमेरिका में भी ऐसे ही है। लेकिन ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। हम एक ही साइड पे स्पेंडिंग कर रहे हैं और वाटर मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन पे हमारी तवज्जो नहीं रही। अब होनी चाहिए। अब जिस तरह का नुकसान हो गया है ना, अब मेरे ख्याल से आंखें खुल गई हैं सबकी और मेरे अब कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। देखिए, मैं उसमें फिर मैं पॉइंट आउट करूँगा, जो व्हाट आई कैन एंटीसिपेट वो ये है कि अब पब्लिक ने कुछ नहीं करना। जी। अब लोग जो इन्फ्लुएंशियल है इस माशरे के, उन्होंने करना है। जी। उसमें सियासी शोबा है, उसमें हमारे कमर्शियल इदारे हैं और इसमें दूसरे इदारे हैं जिन्होंने जो कानून की पासदारी करवाते हैं। मैं समझता हूँ कि देखें, दरियाओं के रास्तों को महदूद करना, चाहे वो मतरूक हों चाहे नए हों, इनके मार्जिनस को छोड़ देना चाहिए ताकि वो ग्रो करें या वो श्रिंक करें। जब भी बारिशें आएँ तो वहाँ से गुजर सकें। और इसके लिए ये है कि वहाँ हम ये सोसाइटीज़ वगैरह डेवलप ना करें। और देखिए, कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने इस मकसद के लिए काम शुरू किया, जैसे कि रूडा है। उन्होंने कहा कि हमने एनवायरमेंटल मिटिगेशन करनी है, लाहौर का जो ख़राब पानी है उसको प्रोसेस करना है और फिर उसको डालना है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हम एक नेक काम को शुरू करने के लिए साथ कमर्शलाइजेशन भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप कंटेंट करते हैं सिर्फ एनवायरमेंटल मिटिगेशन पे, ये आपने शहरों की आबादियों को शुरू कर दिया और एनओसी जारी करने की शुरू कर दिया। ठीक है जी। और फिर उस पर भी डिबेट चल रही है कि आपने की ये, तो आपने तो ये स्टार्ट में ये मोटो था कि आपने एनवायरमेंटल मिटिगेशन करनी है, लाहौर का जो पानी डिग्रेड हो रहा है उसको आपने दुरुस्त करना है। और उसकी बजाय आप इसकी सेटलमेंट पे शुरू हो गए और दरिया के रास्ते पे कब्जा शुरू कर दिया। और दूसरी है जी, आपने डैम्स की बात की। देखिए, डैम छोटे हों या बड़े, अब ये बहस चल पड़ी है कि डैम बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि जहाँ फिजिबिलिटी छोटे की हो छोटा बनाए, जहाँ बड़े की हो वहाँ बड़ा बनाए। जैसे आजकल बहस चल पड़ी है कि जी देखिए, फ्लड तो पंजाब में आया है और वहाँ तो रावी, चिनाब और सतलुज हैं, तो ये सिंध पे ऊपर आप कालाबाग डैम को क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि सारे दरिया, पांचों दरिया, एक तो हमारे मुल्क के, हमारा कोई भी खिता फ्लड में आए तो हम सबको मुतासर होना चाहिए, उस पर इजहार करना चाहिए। लेकिन इनवेरिएबली इस फ्लड की वजह से देखें, अल्टीमेटली तो इन्होंने सिंध में जाना ना, दरिया सिंध में जाना है। कोटड़ी के मुकाम पे 4 दरिया इकट्ठे होते हैं, 5वां भी इकट्ठा हो जाता है, सिंध भी। अगर हम यहाँ फ्लड आए 3 दरियाओं में, इनका पानी सिंध में जाने दें और जो सिंध का आ रहा है, जहाँ प्रपोज कालाबाग डैम है, उसका पानी हम कालाबाग डैम स्टोर कर लें। ठीक है जी, तो सिंध में तो फ्लड नहीं आएगा। फिर अगर यहाँ 4 दरियाओं में फ्लड आ रहा है और 5वें का पानी भी उसमें शामिल कर लें, जैसा कि ये ख़दशा महसूस किया जा रहा है कि सिंध में इन 5 दरिया इकट्ठे हो जाएंगे तो फ्लड आ जाएगा, तो फिर वो कम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें कि सियासी हमारी मसलतें या इंतज़ामी मसलतों या तजारती मसलों से कतई नज़र करते हुए हमें अब जो पब्लिक की वेलफेयर के काम हैं या पब्लिक के नुकसानात एहतमाल से बचने के काम हैं, अब उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अभी लाहौर के लिए हम क्या कर सकते हैं सर, क्योंकि लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में ये कहा जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है,
तो लाहौर के लिए क्या किया जा सकता है? ये जो कैनाल सिस्टम है, क्या इसको बेहतर करने की ज़रूरत है? यहाँ पर जो नया कैनाल सिस्टम हमें बनाना चाहिए, यहाँ पर जो हम वाटर स्टोरेज टैंक्स की बातें सुन रहे थे कि वो भी बन रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बन रहे हैं, वो उस तरह के मज़ीद उनको बनाने की ज़रूरत है? क्या करने की ज़रूरत है? देखिए हमने एक बतौर पायलट प्रोजेक्ट, ये तो हमें हज़ारों साल पहले पता था कि गांव में भी अगर एक छप्पड़ हो या पांड हो तो वो फिर उसकी मिटिगेशन कर देता है। ये कोई कमाल नहीं है कि हम किसी जगह पे छोटे छोटे रिजर्वेशन उसकी कंजर्वेशन के लिए हम बना रहे हैं, पॉन्ड बना रहे हैं। बात ये है कि आप जो घरों से निकलता है पानी, बारिश का पानी और सीवरेज का पानी, आप उसको अलहदा क्यों नहीं करते? अब देखें, बिलियंस ऑफ रुपीज़ आप स्पेंड करके इस शहर की गलियों को आप आबाद कर रिहेबिलिट कर रहे हैं और उसमें सीवरेज के पाइप भी डाल रहे हैं। आपने रेन वाटर के पाइप क्यों नहीं अलहदा किए उससे? जब तक आप रेन वाटर के घरों के पानी अलहदा नहीं करेंगे और इसको इन कंजर्वेशन टैंक्स में नहीं डालेंगे तो ये तो फिर नेचुरली पानी आ रहा है ना, वो भी महदूद सा आ रहा है। तो घरों का पानी किधर जा रहा है? वो तो सीवरेज में जा रहा है और उसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। उसका ये नतीजा निकला कि सड़कों के ऊपर फ्लडिंग आ जाती है और सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर या ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर इसलिए आती है कि आपके लेवल्स डिफरेंशियल नहीं है। आपने लेवल्स नहीं तय किए कि घरों के लेवल्स क्या होंगे, ग्रीन बेल्ट्स के लेवल्स क्या होंगे, रोड्स के लेवल्स क्या होंगे और जो इर्द गिर्द विसिनिटी में ग्राउंड्स हैं या मैदान हैं उनके लेवल्स क्या होंगे। हर कोई एक टग ऑफ वार चली हुई है, जिसके बस में आता है वो अपनी पसंद के मुताबिक लेवल्स को बढ़ा लेते हैं, चाहे रोड का कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे घरों का मालिक है। तो उसका ये नतीजा निकलता है कि जहाँ प्रेसिपिटेशन इकट्ठी होती है बारिश की, वो फिर नेचुरल फ्लो नहीं चलता, वो जिधर का रुख होता है उधर का रुख कर लेता है। और पानी की ये फितरत है कि आप उसके रास्तों को रोकेंगे, चाहे वो दरिया का हो चाहे शहर का हो, वो अपना फिर रास्ता बनाता है। वो जब रास्ता बनाता है, गंदे पानी को भी अपने जलों में लेके निकलता है, तो फिर हम कहते हैं जी लो जी पोल्यूशन आ गई, सारा कुछ हो गया। तो मैं यही समझता हूँ कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को, प्लानर्स को, पॉलिटिशियन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जो फैसला साज हैं, उनको ये चाहिए कि हमारी स्पेंडिंग जो बेतहाशा हम रोड्स पे, गलियों पे ये 40 साल से कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की कर रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत थी? या अगर नहीं थी तो अब भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें और हम पानी की ड्रेनेज पे और दरियाओं के जो बेड्स हैं उनको वाइडन करने के लिए हम उसको सर्व करें और पानी को जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग करें। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें हार्वेस्टिंग नहीं हो सकता तो आप किसी मुश्किल वक्त में इस्तेमाल के लिए आप उसको स्टोर कर लें, जैसे डैम्स हैं, और नॉट नेसेसरली कि आप डैम्स में करें। देखिए बैराजेस के साथ इतनी आप एलोकेट कर लें जगह जिसमें 1-1 मिलियन तकरीबन इकट्ठा हो सकता है पानी। ठीक है। उसमें आपकी लेक्स भी बन सकती हैं छोटी छोटी, उसमें आप ऐसी राइपेरियन आप फॉरेस्ट लगा सकते हैं जिसमें पानी भी होता है और साइमल्टेनियसली दरख्त भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप जितने भी रिवर बेड्स हैं ऑन ईदर साइड ऑफ दोज रिवर्स, आपके मार्जिन इतने वाइड होने चाहिए। बेशक आप प्राइवेट लैंड्स लोगों से ले लें, ठीक है जी, आप पट्टे पे ले लें, आप उनको प्राइस दे के कंपनसेशन करके ले लें और उनके लिए एक्सक्लूसिवली ये वेकेंट लैंड्स हो दरियाओं के लिए जहाँ राइपेरियन फॉरेस्ट हो, ताकि जब भी फ्लड आए तो वहाँ फैल जाए। ये छोटी छोटी जो गलियाँ हैं हमारे पूरे शहर में, इनमें किस तरह का किया जा सकता है? इसमें तो बड़ा आसान तरीका है कि आप जहाँ पे इतना पानी खड़ा हो जाता है, थोड़ी सी बारिश होती है, एक घुटने तक हमारा पानी खड़ा हो जाता है। जी, मैं तो वही कह रहा हूँ कि देखिए पानी सारा तो स्ट्रीट से इकट्ठा होता है ना। स्ट्रीट से कहाँ इकट्ठा होकर आता है? उसमें सीवरेज का पानी मिलता है, वो उसकी होती है पेवमेंट होती है, जो गली होती है या उसकी सड़क होती है, उसमें से वो फिर नीचे चला जाता है किसी बड़ी रोड पे जो नीचे होती है। देखिए आप घरों के साथ जहाँ आपने सीवरेज की लाइंस रखी हैं, आप स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, आप रेन वाटर की क्यों नहीं लाइन डालते? अच्छा, ये बुनियादी सवाल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीवरेज की लाइन अलग हो जाए और रेन वाटर की लाइन जो है वो अलग हो जाए। ठीक है, कि एक तो बोझ भी नहीं पड़ेगा सीवरेज लाइन के ऊपर और वो दोनों जो है ना वो अलग अलग भी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो तो देखिए आपके पास एक वक्त था इस साल में कि आपने तकरीबन 100 बिलियंस लगा के लाहौर के शहरों की आपने इसकी डेवलपमेंट की है। बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है और ज़रूरत भी थी, लेकिन बहुत ही कम खर्चे से अगर आप जिस तरह आपने सीवरेज के पाइप डाले हैं
हाँ जी, साथ साइमल्टेनियसली उसी डिगिंग के साथ पैरेलल अगर आप स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज भी आप उसमें रख दें, या उसमें जो गलियों के अंदर जो पाइप्स हैं छोटे छोटे 6 इंच डायामीटर के, एक एक फुट डायामीटर के, आप उनको साइमल्टेनियसली बड़ा करते हैं। पैरेलल वो भी रेन वाटर के लिए भी रख दें, तो वो सारा पानी फिर किसी एक जगह पे या अंडरग्राउंड उसमें पूल में चला ठीक जाएगा, है। या कहीं आपके जो आपकी फ्लड ड्रेनेज है उसमें चला जाएगा। तो ये ज़रूरत है कि हम लोग पॉलिसीज़ अच्छी कर लें, पॉलिसीज़ बनाएं ताकि आने वाले सालों में ये जो अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा होता है, सैलाबी सूरत हाल से हमें जूझना पड़ता है, इन तमाम तर सिचुएशन से एटलीस्ट बचा जा सके। तो उसके ऊपर हमने इन डिटेल में गुफ्तगू की है। हबीबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। आज के दौर में ना सास और बहू के रिश्ते में मोहब्बत नाम का जो लफ्ज़ है वो गायब नज़र आता है। सास और बहू किसी नदी के दो किनारे होते हैं जो कभी मिल नहीं सकते हैं, और ये आखिरी सांस तक दो ही रहते हैं। ये एक हकीकत है कि रिश्तों का तकद्दुस और जो एहतराम है वही ज़िंदगी का असल हुस्न होता है। वालिदैन और बहन भाइयों के अलावा भी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको एक ख़ास तनाजुर में साथ लेकर चलना होता है, और वो है ससुराली रिश्ते। हमारे मुआशरे में ज़्यादातर औरत को ही उन रिश्तों से निभा करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा जो वास्ता है वो आप मतलब शौहर के घर वालों से, उसकी माँ से ही पड़ता है। अक्सर घरानों में शादी के कुछ ही दिनों के बाद आपने देखा है सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते हैं। अक्सर उन झगड़ों में घर के बाकी अफराद भी हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। अब इस खींचातानी में ना शौहर कभी बीवी की हिमायत करता है तो कभी माँ की हिमायत करता है। अब इस तरह घर का जो माहौल है ना वो बेचैन ही रहता है, उसमें सुकून नहीं आता है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि सास और बहू के रिश्ते को कभी मजबूत बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये जो कहा जाता है कि जो सास बहू का रिश्ता कभी माँ और बेटी का रिश्ता नहीं बन सकता, क्या वाकई ऐसा है या इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इस पर बात करनी है। आज हमने डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने आज हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, सास और बहू का मामला जो सदियों से चलता आ रहा है, ये आज की बात नहीं है, आज के दौर की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी हमारी बात है। माएँ उनकी ये माएँ, हमारी माएँ उनकी माएँ उनकी माँओं ने भी ये चीज़ें देखी हैं। तो क्या क्यों है ये सास बहू का रिश्ता इतना फ्रजाइल, मैं कहूँगी इतना नाजुक और मजबूत नहीं हो सकता? यहाँ पे ये जो कहा जाता है कि जी उसमें मोहब्बत नहीं आ सकती है, क्या वजह है इसकी? बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ना आपने मुनीबा छेड़ा है, और ये हमारे घर घर की कहानी है बेसिकली, और घर घर की ज़रूरत भी है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना, हम कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती कुछ जगहों पे सेट करने की कोशिश करते रहते हैं। उस सेट करने के चक्कर में ना तो वो रिलेशनशिप बन पाते हैं हाँ। जो एक्चुअली बन जाने चाहिए, और वो भी नहीं बन पाते जहाँ हम उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो सास और बहू हमेशा सास और बहू ही रहते हैं। हाँ, उनका ताल्लुक है सास और बहू बहुत अच्छा हो सकता है अगर उसको फोकस करें, अगर नहीं, उसको बनाएं। सास बहू माँ बेटी नहीं बन सकते? नहीं बन सकते, आप कह रही नहीं बन सकते? नहीं बन सकते, और बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? देखिए, माएँ बहनें जो होती हैं ना वो अपनी ही होती हैं। अच्छा, बाकी सब रिश्तों की हम इज्जत करते हैं, हम उनका ख्याल करते हैं, उनके साथ अपना ताल्लुक बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उनके देखो, अब अगर हमें सिखाया भी जाता है ना शुरू में भी चीज़ें, तो हम प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देते हैं, और उसके बाद हम इखलाकियात के दायरे में रहते हुए सबके साथ डील करते हैं। अब जो दुनिया में आपके लिए दूसरे महरम रिश्ते हैं वो आपके ससुराली हैं, ख़ास तौर पे आपके सास और ससुर जो हैं। अब उनकी तरफ आपका बिल्कुल एक ऐसा रवैया बनता है जो इज्जत वाला होना चाहिए, प्यार वाला होना चाहिए और ख्याल वाला होना चाहिए। और बहुत गलत सोच जो है लड़कियों की ये होती है कि शायद वो लड़के के माँ बाप को उससे दूर करवा दें।
वो एक बहुत अप्रोच गलत है। अगर लड़कियां ये सोच लें ना कि उन्होंने उस घर में रहना है हाँ और सास के साथ बेशक बहू बन के रहें, मगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है और उस औरत की इज्जत करनी है, तो रिलेशनशिप बनना चले शुरू हो यहीं जाता से है। बात करते हैं। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, सिंध से उन्होंने कॉल की है, नूर अली साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मुझे पहले तो अफसोस हुआ कि पंजाब में चला पाया, इसका बड़ा अफसोस है मुझे। जी जी। और जो सास और बहू का ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चल रहा है बेटा। जी जी। तो मेरा डॉक्टर से ये सवाल है कि अगर इंसान लड़की अच्छी हो जाए कि मैंने जाके इस घर को संवारना है, तो वो अच्छी बेटी, अच्छी बहू और अच्छा आदमी बन सकती है, अपने शौहर को भी चला सकती है, अपनी सास को भी, ससुर को भी घर में। तो ये होते रहते हैं। हम सिंधी लोग हैं ना, हम सिंधी लोग मामूली सी बात पर कुल्हाड़ी उठा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो हो गया है, ये फलाना हो गया, फिर बच्चों हो गए, ये झगड़े बीच में आ गए। तो सास बहू मेरे ये तो से अल्लाह मतलब जिसको इज्जत से, अगर सास सही है, माँ बनना चाहती है तो वो भी सही है, अगर बहू बनना चाहती है तो वो भी सही है, मगर मैं इन दोनों में ये फर्क है कि मैंने एडजस्ट करना पड़ता है। बेशक ऐसे ही है, हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है, बेशक ऐसे ही है। एडजस्ट बिल्कुल। नूर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल की और आपने कंसर्न शो भी किया कि जो सैलाब की सूरत हाल हुई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। तो उन्होंने कहा जी एडजस्ट करना पड़ता है, हर जगह ये सिचुएशन है। और अगर लड़की ये समझ ले कि भाई मैंने इज्जत करनी है और मैंने अगला घर जाके भी अपना ही घर समझना है, तो सिचुएशन थोड़ी सी नहीं, लेकिन बेहतर हो सकती है। मुनीबा ये बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मैं ये यहाँ पे ज़रूर सुनने वालों से गुजारिश करूँगी कि ये सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे जिस घर में वो जा रही है ना, उस घर में मौजूद नंद की जिम्मेदारी है, देवर की जिम्मेदारी है, सास की जिम्मेदारी है, ससुर की जिम्मेदारी है कि उस आने वाले को वो कबूल करें। जो कबूलियत है ना, एक्चुअली वो सबसे बड़ा मसला है। उस घर में उस नए फर्द की कबूलियत जो है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आप अपनी बेटी के लेट उठने को बर्दाश्त कर लेंगे, काम ना करने को बर्दाश्त कर लेंगे, मगर बहू के लेट उठने और काम ना करने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी वजह है क्योंकि आप उसको देखते हैं कि उसका मुकाम अब वही है घर में जो सास का मुकाम है, यानी वो भी बहू बन के आई थी, आप भी बहू बन गई और आपकी जिम्मेदारी भूल जाती हैं फिर सासें कि सास भी कभी बहू थी, ये क्यों भूल जाती है? साइकोलॉजी है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे मुनीबा दुनिया में जो वो उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे जो उनके साथ हुआ है। अदरवाइज तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो कुछ आपने देखा होता है, जो कुछ आपने चाहा होता है, आप कोशिश जरूर कर रहे होते हैं कि मैं ना करूं, मगर क्योंकि आपने तरीके नहीं सीखे होते हैं कि मैंने तो करना नहीं, आप अनकॉन्शियसली वो कर रहे होते हैं कि जो मतलब सपोजली कि अगर आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, आपके साथ बड़ा आपने आपका जुल्म करने का तरीका बदल जाए, तो आपका थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा वो तरीका, लेकिन होगा वही जो आपके ऊपर हुआ। एग्जैक्टली। बहुत कम ऐसी औरतें आपको नजर आएंगी जो इससे बाहर आ जाएं कि उन्होंने अपनी बहू को जो है वो बहू के हिसाब से भी ट्रीट करना है और उसको इस घर के फर्द के तौर पे ट्रीट करना है। अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि वो इस घर का एक फर्द है, तो ऑनेस्टली बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। आप उसको ना समझें कि जी ये हमारी बेटी है या ये है, आप उसको बहू समझिए, अपनी बीवी, अपने बेटे की बीवी समझिए, अपनी भाभी समझिए, मगर उसको उसका ड्यू राइट अपने घर में दीजिए। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी कोई नया आता है आपके पास, उसको कबूल करने में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाता है, और वो सिर्फ उस वक्त हो पाएगा जब आप पहले से तैयार हो, आपने दिल कुशादा किया हुआ। एक और कॉलर है डॉक्टर साहिबा असद नहीं में हाफिजाबाद से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है मैम? जी शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? मैम अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा सवाल ये है मैम से कि देखिए हर तरफ ना एक औरत का नहीं होता कि वो गलत हो हर जगह पे, लेकिन कुछ माएँ और कुछ नंद ऐसी होती हैं जो रिश्ता खराब करने पे तुली होती हैं। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो रिश्ता खराब करने पे कह रहे हैं कि सिर्फ बीवी का ही नहीं होता कि वही रिश्ता खराब करे, कुछ माएँ कुछ नंदे ऐसी होती हैं, कुछ सासें ऐसी होती हैं जो कि रिश्ता खराब करने पे तुली हुई होती हैं। बहुत शुक्रिया से साहब आपका। पिछले दिनों ने किताब पढ़ रही तो उसमें ना उसने माँ की मोहब्बत को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ, तो मैं उस वक्त मैं समझ पाई कि अच्छा हमारे इतने रिलेशनशिप्स में मसले क्यों हैं जो शादीशुदा रिलेशनशिप्स हैं। तो इनफैक्ट माँ का रोल जो है कि उसने अपने बच्चे को परवरिश करना है, परवान चढ़ाना है, जो कुछ भी जो उसको सिखा रही है ना उसने आगे फ्लो करना है, प्यार मोहब्बत से। मगर आप हमारी माँओं का जो मसला है ना, माएँ बहुत अच्छी हैं हमारी, उनका मसला ये है कि वो बच्चे को तैयार करती हैं अपने लिए,
अच्छा, ये शादी के बाद ज्यादा प्यार होना ज्यादा शुरू हो जाता है क्योंकि उसमें इनसिक्योर होती हैं नहीं, औरतें। क्या मुझे ये समझ नहीं आती है कि जो बहू आप खुद ब्याह के लेकर आई हैं, नंदे खुद अपनी भाभी को ब्याह के लेकर आई हैं, शादी से पहले आपकी प्यार मोहब्बत था, हर चीज़ था, शादी के बाद आपको भाई के ऊपर और बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आना शुरू हो जाता है फिर, और वही बहू भाभी आपको बुरी लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, इसलिए कि उनको ये लगता है कि जी अब ये हमारी भाभी जो है ना ये इसको लेके चली जाएगी। इनसिक्योरिटी औरत के यहाँ बैठी हुई है, और वो क्योंकि इस मुआशरे ने भी औरत को ये सिखाया कि जब तक आदमी, आपका बेटा, शोहर जो है वो आपके साथ होता है तो ही इज़ योर स्ट्रेंथ। जबकि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मोहब्बत, माँ की मोहब्बत ये होती है कि वो फ्लो करे जैसे दरिया फ्लो करता है, मगर हमारे यानी वो हमारे इनवर्ड आता है कि तुम बाकी सब लोगों को छोड़ दो, अपनी बीवी को भी तवज्जो ना दो, मुझे। और शादी के बाद आप देखेंगे कि ये ज़्यादा हो जाता है। बेटे ने पहले कभी जाके बाकायदा तौर पे अपनी माँ के पास घंटा आधा घंटा नहीं गुजारा होगा, मगर शादी के बाद वो 2-2 3-3 घंटे पहले जाके अपनी अम्मा के पास बैठेगा ताकि अम्मा बुरा न मना जाए। तो ये हमारे बड़ों को थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है कि ये आपका वही बेटा है जो आपके पास 25-30 साल रहा है। अब आपने उसको हेल्प ये करनी है कि वो अपनी जो ज़िंदगी आपने उसके साथ मिलके नई शुरू की है उसमें वो वेल एडजस्ट हो जाए। वो वेल एडजस्ट तब होगा जब आप अंडरस्टैंड करेंगी कि मियाँ बीवी का आपस का ताल्लुक कितना इंपॉर्टेंट है और उनको किस तरह से बनाने की ज़रूरत है और टाइम उनको देने की ज़रूरत है। अक्सर कपल्स जो मेरे पास आते हैं और ख़ास तौर पे जो फीमेल्स आती हैं, न्यूली वेड फीमेल्स जो होती हैं, ऑनेस्टली वो आके ये बात करती हैं कि जी हमारे शादी के बाद हस्बैंड जो है वो वापस आएंगे ऑफिस से, वो जाएंगे पहले अपनी अम्मा के पास, वहाँ बैठेंगे 2-4 घंटे, अब क्या 11 बज गए हैं, 12 बज गए, और ये इतना ज़्यादा हो जाता है मुनीबा कि आधी आधी रात में माँ बाप बच्चों को अपने पास बिठाए हुए विदाउट थिंकिंग कि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं और क्यों बिठाया हुआ हमने। क्योंकि यही सारी चीजें हम अपने सोशल मीडिया पे empower, और ड्रामास में भी तो ये देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली, हम अपनी पावर असर्ट करना चाहते हैं, उस औरत को हम बताना चाहते हैं कि ये तुम्हारा शोहर नहीं, ये आज भी हमारा ही बेटा है। ये हम अपनी पावर उसके ऊपर शो करते हैं उसको, जबकि वो बेटा हमेशा ही आपका है। उस औरत का वो सिर्फ शोहर है। मुझे इससे केस याद आ रहा है कि एक फीमेल आई हमारे घर, अरेंज मैरिज, अपनी मर्जी से सारा वो पसंद किया, तो एक दिन ना उसने कोई बात, ऑफ कोर्स घरों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और ये भी फैंटेसी से बाहर आना चाहिए कि लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है, और ये रिश्ते का हुस्न होता है। एग्जैक्टली, और चीज़ों में इख्तिलाफ हमेशा होता है, मियाँ बीवी में भी और सास ससुर में भी। अच्छा, वो कहती हैं कि जी मेरी सास से मेरी बहस हो गई, तो उन्होंने मुझे कहा तेरा, अब पंजाबी में मुझे क्योंकि बताई इसी तरह से, कहती मेरी सास कहती हैं ये तुम्हारा क्या लगता है, ये तो मेरा तो ये बेटा है, मेरा बेटा है, तुम्हारा क्या लगता है। अच्छा। और शी वॉज लाइक कि मैं खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि मतलब मेरा क्या लगता है, आपने खुद मेरा इसके साथ निकाह का रिश्ता बनाया है और आप मुझे इस तरह से क्यों कह रही हैं कि मतलब ये मेरा क्या लगता है, मैं इसी की वजह से इस घर के अंदर हूँ। ये बहुत होता है। हमारी सासें जो हैं ना, मैं माजरत के साथ, आप बड़ी मोतबर हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आपकी वजह से जो शोहर हैं वो हैं एक्चुअली, आपकी वजह से आपके बेटे हैं, उनकी आपने घर बसाए हैं। उनसे गुजारिश ये है कि अपने रवैयों में तब्दीली लेके आएँ। बहुत ज़रूरी है कि सास का रवैया बदले, और वो सास का रवैया जब बदल जाएगा ना, औरत जब सास अपनी बहू को अपनी राइवल समझने की बजाय ये समझ लेगी ना कि मेरी फैमिली का हिस्सा है, उसको कबूल कर लेगी, तो फिर डेफिनेटली लड़ाइयाँ नहीं होंगी, फिर वो इनसिक्योर भी नहीं होगी। अगर आपको ये लगता है ना कि आप अपने बेटे के कान भरती रहेंगी और आपका बेटा आपकी बहू से बदजन हो जाए, बिल्कुल होगा, और अल्टीमेटली उसका जो खमियाजा होगा वो भी आप ही भुगत रही होंगी। आपके घर में न चाकियाँ होंगी, लड़ाइयाँ होंगी। लेकिन अगर आप अपनी बहू की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करके अपने बेटे को, बेशक अगर कोई मेजर गलती है ज़रूर बताएं, ये इसमें भी ये बात नहीं है कि वो आपसे इतनी बदतमीजी कर गई है, उन्होंने हद क्रॉस कर ली। शौहर बेचारा या बेटा भी तो फंसा हुआ होता है ना दोनों साइडों पे, कि वो घर वालों की अपनी सुने या फिर अपनी बीवी की सुने। बीवी की सुनेगा तो घर वाले ताने देंगे कि तुम तो भाई अब बीवी के बिल्कुल जो है ना उसके पल्लू के साथ बन गए हो। घर वालों की सुनेगा तो बीवी ताने देगी कि तुम अपने घर वालों की बात कर रहे हो। तो शौहर बेचारी क्या करें फिर? सिर्फ मैंने जैसे 2 चीजें इसको बेहतर कर सकती हैं। सुन के अनसुनी कर दें, पहली बात। दूसरी बात, दोनों को बिठाएं और कहें कि जी आप दोनों के जो मामलात हैं, ठीक है, वो मेरी वजह से नहीं है। आप दोनों के मामलात इस घर में एक दूसरे की वजह से या घर के कामों की वजह से, वो आप दोनों ने खुद रिजॉल्व करने हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शौहर का काम ये होता है कि वो अपनी बीवी को अपने घर में इज्जत करवाए। बहुत सारे शोहर अपनी बीवी को बार बार ये बार करवाते हैं कि तुमने मेरे माँ बाप की इज्जत करनी है, मगर वो कभी अपने बहन भाइयों को और अपने घर वालों को नहीं कहेंगे कि आप लोगों ने मेरी बीवी की भी इज्जत करनी है।
सो बेसिकली वो जो नई खातून है ना, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने उसको इम्तिहान में डाला होता है, जब आप उसको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका घर जो है वो एक अच्छा घर और फैमिली सिस्टम डेवलप हो सकता है। मगर ये आपने एक्सेप्ट करना है कि वो औरत जो है वो आपके घर आ रही है, वो आपकी फैमिली का हिस्सा और आपको चूज़ कर रहे हैं उसको, और उसमें हर बंदे का रोल है कि उस घर में वेल एडजस्ट हो। आप देखें बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे बहुओं को बहुत वेलकम किया जाता है, बिल्कुल ऐसी और है, बहुत हाँ। अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट किया जाता है। वहाँ पे तो कोई आपको इनसिक्योरिटीज नहीं नहीं, नजर ऐसा आती कुछ भी होंगी, नहीं है, हाँ। आपको कुछ भी ऐसी लड़ाइयाँ नहीं नजर आती होंगी कि जी बहू और सास। सिर्फ ये वहाँ पे जहाँ पे सासें बहुत इनसिक्योर हैं कि बेटे है। चले जाएंगे, जहाँ पे सासों को ये लगता है कि उनकी हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे सासों को ये लगता है कि जी हर चीज़ जो है, मतलब किचन की हर चीज़ जो बदल गई उनकी जो मर्जी के सासें अभी खिलाफ। हमें देख रही होंगी, Authority। आपको देख रही होंगी, वो मैं माजरत चाहती हाँ। हूँ, मैं उनसे मैं सॉरी चाहती हूँ, करती हूँ उनसे कि अगर उनको मेरी बातें हर्ट कर रही हैं, लेकिन ये वो बातें हैं, वो मेरी माएँ हैं, मेरी माओ जैसी हैं। जो मैं सिर्फ हो उनसे रहा ये है, बात जो ये हाँ जो हकीकत है, जो क्लिनिक के exist ऊपर आता कर रहा है इस चीज़ में, एग्जैक्टली और हर जो घर में क्लिनिक ये के हो ऊपर, रहा हर है। घर में हाँ। क्लिनिक के ऊपर जो चीज़ें आती हैं, और मैं सिर्फ सास को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, बहुत सारी बहुएं भी बहुत बदलिहाज होती हैं। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। सॉरी मुनीबा, बल्कि मैं ये बताना हाँ। चाहूंगी कि यस हम ट्रेनिंग्स करवाते ठीक हैं है। लोगों की, और इवन सास की भी ट्रेनिंग करते हैं कि उसको अच्छा, अपनी बहू सही के है। साथ कैसे ट्रीट करना है। ठीक सो है। लोग उन ट्रेनिंग सेशंस को लें, ठीक उनका है जी। फायदा हो डॉक्टर इससे। ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।